हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया एनएसआर में नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो लास्ट क्लास में हमने एल्कोहल में SN1 रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी। एल्कोहल में SN1 कैसे होती है ना, एल्काइल हैलाइड में तो हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं, और लास्ट क्लास में हमने जो है वो एल्काइल हैलाइड में एग्जाम्पल भी देखे थे। इसके अलावा एल्कोहल में SN1 रिएक्शन कौन सी कंडीशन में होगी, है ना, कि डायरेक्टली अगर आप NaX के साथ रिएक्शन करवाओगे तब तो रिएक्शन होनी नहीं है, और अगर आप NaX के साथ कोई एसिड काम में लोगे तब जाके रिएक्शन होगी, क्योंकि OH माइनस एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, गुड लिविंग ग्रुप में। ठीक है, तब जाके जो है वो SN1 रिएक्शन अल्कोहल में होती है। ठीक है, अब देखो कि SN1 में तीन हमें चीजें देखनी है कि सबसे पहले एल्काइल हैलाइड में SN1, फिर अल्कोहल में SN1, ये जो दोनों है ये हम देख चुके हैं। अब है ईथर में SN1, तो आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ईथर में SN1, है ना। तो SN1 रिएक्शन इन ईथर, देखो जी SN1 रिएक्शन इन ईथर। भैया जी ईथर में अगर आपको जो है वो क्या करना है, SN1 रिएक्शन करवानी है ईथर में, तो बहुत ही सिंपल सा काम है। देखो ईथर हमारे पास ये होता है, ठीक है, ईथर ये जो है वो हमारे पास है ROR'। अच्छा, पहले जो है ना ईथर में जब हम SN1 देख ही रहे हैं, तो सबसे पहली रिएक्शन इसकी हम करवा देते हैं HX के साथ, है ना, रिएक्शन विथ HX। इसके बाद में हम देखेंगे इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। देखो जी कि भैया पहली इसमें रिएक्शन है, रिएक्शन विथ HX, कि ईथर की रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, HX के साथ, और HX के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN1। अब कौन सी कंडीशन में SN1 होगी, तो भैया ईथर हमारे पास है, जैसे मान लो ROR', ये ईथर है। सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। यहां पर मान लो R जो है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन HX के साथ जब रिएक्शन होगी अब HX के साथ रिएक्शन भैया ईथर में SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। अब आपको कौन सी रिएक्शन करवानी है ये डिपेंड करता है इस एल्काइल ग्रुप की नेचर पर, कि इन दोनों में से अगर कोई 3 डिग्री या कोई बेंजाइलिक या कोई एलाइलिक या ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर है, या यूं कहो कि इन दोनों में से अगर कोई ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता है, तब तो हम रिएक्शन करवाएंगे कौन सी, SN1। ठीक है, और अदरवाइज हम रिएक्शन करवाएंगे कौन सी, SN2। ठीक है, तो बस यही पॉइंट है अपने पास कि इफ any one among R or R dash can form 3 डिग्री या बेंजाइलिक या एरोमेटिक, ठीक है, या मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो भैया जी देन रिएक्शन will be proceeds by SN1 mechanism। ठीक है, in other cases reaction will proceeds by SN2। ठीक है, अब यार देखो SN2 तो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, अभी पहले हम ईथर में SN1 खत्म कर देते, फिर इसके बाद में हम SN2 ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो SN2 अभी तक वैसे हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, क्योंकि ये सेम स्टेटमेंट मैं SN2 में दोबारा आपको बताऊंगा, कि जब हम SN2 पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीज दोबारा आएगी, है ना। तो यहीं पर मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, SN2 में दोबारा इसको रिवाइज कर लेंगे कि अगर R या R' में से कोई एक, कम से कम कोई एक, दोनों भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम कोई एक या तो 3 डिग्री में कार्बोकेटाइन बनाए, या फिर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनाए, या फिर एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनाए, या इससे ज्यादा स्टेबल जैसे एरोमेटिक भी हो सकता है ना, CPM भी हो सकता है। तो इस तरीके का कोई कार्बोकेटाइन अगर बनता है किसी भी एक तरफ, किसी भी एक एल्काइल ग्रुप से, तो हम बोलेंगे रिएक्शन जो है वो कौन सी मेथड से होगी, SN1 मेथड से रिएक्शन आगे जाएगी। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये तो है एक बात। अब
देखना कि ये रिएक्शन जो है वो चलती कैसे है। तो पहले तो मैं यहां पर ये लिख देता हूं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX, है ना। HX की रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो अपने पास ये होता है, HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है इस रिएक्शन के लिए, फिर आता है अपने पास HBr, फिर आता है HCl, और HF जो है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। रीजन इसका वही बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, कि भाई HI की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यहाँ पर देखो 1s 2p ओवरलैपिंग है, 1s 3p, 1s 4p, 1s 5p ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि एक तरीके से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, आसानी से रिएक्शन कर जाएगा। तो ये हुई एक बात। अब देखना रिएक्शन कैसे चलती है ना, कि भाई R और RO R डैश है ना अपने पास, तो जब रिएक्शन होगी HX के साथ, तो HX के साथ रिएक्शन हुई तो क्या क्या मिला, H प्लस और साथ में X माइनस मिला ना। अब मैंने तुम्हें पता नहीं बहुत बार बता रखा है, आगे वापस से मैं ये स्टेटमेंट बार बार बोलूंगा और वापस से ये चीज बार बार आएगी कि अगर कहीं पर एक से ज्यादा रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी हो तो सबसे पहले आपको रिएक्शन करवानी है कौन सी, एसिड बेस रिएक्शन। तो मेरे भाई एसिड बेस रिएक्शन आप सबसे पहले करवाओगे। ये देखो जरा, ये एसिड है, ये बेस है, सबसे पहले हम एसिड बेस रिएक्शन करवाएंगे। और यहां पर जैसे ही हमने एसिड बेस रिएक्शन करवाई, ठीक है, तो ये अपने पास जो एक तरीके से बीच में इंटरमीडिएट बनता है और इसको हम बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। दिस इज ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। तो ये है भैया हमारे पास क्या, ऑक्सोनियम आयन। अब यहां से जो है ना, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है, या पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होता है। तो यहां से ये ऑक्सीजन क्या करेगा, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दो पॉसिबिलिटी कौन सी होती है, या तो ये जो है ना बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके ये तो इधर चला जाएगा, है ना, तो एक तो हमें मिलेगा R डैश कार्बोकेटाइन, या फिर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके इधर चला जाएगा, है ना, तो हमें जो है वो R कार्बोकेटाइन भी मिल सकता है। अगर R डैश कार्बोकेटाइन मिल रहा है तो यहां पर साथ में क्या मिलेगा, ROH मिलेगा। और अगर यहां पर R कार्बोकेटाइन मिल रहा है तो साथ में क्या मिलेगा, R डैश OH। अब यार कौन सा वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, R बनेगा कि R डैश बनेगा, ये चीज डिपेंड करती है इस पर कि आपको वो कार्बोकेटाइन बनाना है जो ज्यादा स्टेबल हो। और ज्यादा स्टेबल भी कौन सा, 3 डिग्री, एलाइलिक, बेंजाइलिक, एरोमेटिक। ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर ये बनने की किधर पॉसिबिलिटी है तो ही रिएक्शन इस मैकेनिज्म के थ्रू होगी, अदरवाइज तो ये मैकेनिज्म होगी ही नहीं। अदरवाइज तो रिएक्शन SN2 से चली जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं ना, कि HX के साथ ईथर की रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म चलती है, SN1 के SN2। तो ये टॉपिक पता नहीं कितनी बार नीट में पूछा गया है, यहां से बहुत बार सवाल आया है ना। और एनसीईआरटी में भी इसको बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है, बहुत अच्छे से इसको दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं वापस से बता देता हूं आपको आपको इनमें से वो कार्बोकेटाइन बनाना है जो कि ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है, जो भी ज्यादा स्टेबल होगा वो कार्बोकेटाइन बनाना है। अगर R डैश ज्यादा स्टेबल है तो ये वाला नहीं बनाना है, ये रिएक्शन नहीं होगी, ये ही रिएक्शन होगी। और अगर R ज्यादा स्टेबल है तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, यही रिएक्शन होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा यहां से कि भैया X माइनस आया। अच्छा एक चीज और, अब आप कहोगे सर कार्बोकेटाइन बना तो क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा, बिल्कुल भैया, कार्बोकेटाइन वैसे तो यहां पर क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा, ये मैकेनिज्म कब होगी, जब ये कार्बोकेटाइन ऑलरेडी ज्यादा स्टेबल होगा। कि बेंजाइलिक है तो रीअरेंजमेंट कहां से होगा, ऑलरेडी ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री है तो ऑलरेडी ज्यादा स्टेबल है, एरोमेटिका ऑलरेडी ज्यादा स्टेबल, एलाइलिक ऑलरेडी ज्यादा स्टेबल है। तो अगर इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी है तो ये कार्बोकेटाइन ऑलरेडी स्टेबल होगा, तो इसमें रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो X माइनस का अटैक होगा तो यहां पर क्या बनेगा, RX बनेगा, साथ में देखो क्या बना, R डैश OH, यहां R डैश X बनेगा और साथ में क्या बनेगा, ROH। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन आपको उसी तरफ लेके जानी है जिस तरफ ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये तो भैया HX का 1 मोल है। अब मान लो अगर HX एक्सेस में है तो आप क्या करोगे, जैसे है ना, इफ HX इज प्रेजेंट इन एक्सेस या FS HX इज टेकन इन एक्सेस, है ना, तो भैया 1 मोल के साथ रिएक्शन होगी तब तो रिएक्शन जो है वो एल्कोहल, 1 मोल तो एल्कोहल का बनेगा और क्या बनेगा, RX बनेगा। और लेकिन अगर एक्सेस में है तो फिर देखना क्या होगा कि भैया ROR डैश है ना, और HX हमने ले रखा है, और ये इस बार जो है वो 2 मोल है मान लो,
या फिर यूं कहो कि ये एक्सेस में है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी तो देखो ये हो सकती है कि आर एक्स बन जाए साथ में आर डैश ओ एच बन जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आर डैश एक्स बन जाए साथ में आर ओ एच बन जाए। आपको प्रोडक्ट वही बनाना है जिधर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। मैं ये दो पॉसिबिलिटी बता रहा हूं क्योंकि यहां पर आर और आर डैश डिफाइन नहीं है अभी। बाकी आप प्रोडक्ट उस तरफ बनाओगे, उस डायरेक्शन से बनाओगे जिधर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। क्लियर है बात? तो अभी देख लो कि दूसरा मोल जब HX के साथ रिएक्शन करेगा ना, ये वापस से HX के साथ रिएक्शन होगी। अब एल्कोहल जो है ना, ये भी इसके साथ क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। और एल्कोहल की HX के साथ रिएक्शन हम देख चुके हैं कौन से मेथड से जाती है, SN1 से जाती है। कि भाई अगर आप जो है वो NaX के साथ डायरेक्टली रिएक्शन करवाओगे एल्कोहल की, तब तो रिएक्शन होगी नहीं। उसके साथ एसिडिक मीडियम लोगे, जैसे NaBr और साथ में क्या लिया था H2SO4, NaI और साथ में लिया था H3PO4, है ना। या फिर डायरेक्टली केवल HBr काम में ले सकते हो, काम हो जाएगा। डायरेक्टली केवल HI काम में ले सकते हो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब रिएक्शन होगी तो सिंपल सा काम है, ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर होगा और यहां पर क्या बन जाएगा आर डैश एक्स, और यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, क्या बन जाएगा आर एक्स। कहने का मतलब ये कि अगर आप जो है वो एक्सेस में लेते हो, अगर आपने एक ही मोल लिया है, ठीक है, जो HX है उसका एक मोल लिया है, तब तो एक तो एल्कोहल का मॉलिक्यूल मिलेगा, एक आपको एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, एक ही मोल लिया है तो। लेकिन अगर आपने यहां पर HX को एक्सेस में ले रखा है, तो इस केस में जो है वो हमें दो मोल मिलेंगे। देखो एक तो RX यहां से बन गया, एक जो वो RDX यहां से बन गया, तो दो मॉलिक्यूल जो वो आपको मिल जाएंगे किसके, एल्काइल हैलाइड के। यहां पर भी ऐसा RDX यहां पर मिल गया और RX यहां पर मिल गया। आई होप मेरी बातें आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो ये है गया इसकी मैकेनिज्म, है ना। और ये कब है कि इफ HX इज टेकन इन एक्सेस, ये तब है जब आप क्या करोगे, HX को एक्सेस में लोगे। क्लियर है? चलो भाई, ये यहां तक की तो बातें हो गई। अब थोड़ा सा जो है वो हम और आगे बढ़ते हैं। ये तो था SN1 मैकेनिज्म हमने देखी है। अब यार एग्जांपल से समझेंगे तभी तो ये चीजें क्लियर होगी ना। एग्जांपल बहुत जरूरी है, हर एक रिएक्शन में एग्जांपल जो है वो साथ साथ में देखेंगे। देखो जरा, हाँ जी, एग्जांपल ये है अपने पास, ये कोई ईथर है, ध्यान दो जरा, ये कोई ईथर है अपने पास। ठीक है, एक तरफ R है, एक तरफ R डैश है, ठीक है ना। अब एक रिएक्शन हम करवा रहे हैं, मान लो इसकी HI के साथ। HI एक तरफ तो है 1 मोल और एक तरफ है HI एक्सेस, है ना। या फिर यूं कहो कि HI के कितने मोल है, 2 मोल है ना। तो रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन में आप ये चेक कर लेना पहले, R या R डैश में से कोई एक या तो 3 डिग्री होना चाहिए, या बेंजाइलिक या एरोमेटिक या एलाइलिक या ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने वाला होना चाहिए। और देखते ही पता चल जाएगा कि भाई यहां पर जो है वो ये क्या है, ये 3 डिग्री वाला है, तो यहां 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है। और आपको क्या करना है, SN1 रिएक्शन में जो भी न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा वो कहां जुड़ेगा, वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पर ही जुड़ेगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना कि इन SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल, तो इन SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो भैया यहां पर तो न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो हमेशा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पर ही अटैक करेगा। ये चीज मैं आपको SN2 में बताऊंगा। SN2 में न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां स्टेरिक इंड्रेस क्या होगा, कम होगा। क्लियर है बात? तो यहां देखो जरा कि ये हमारे पास क्या है, ईथर है, ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो I माइनस का अटैक इसी कार्बोकेटाइन पर होगा। तो एक तो जो वो 3 डिग्री एल्काइल आयोडाइड, या फिर आप जो है उसको टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड भी बोल सकते हो, एक तो ये बनेगा। और साथ में जो है ना वो क्या बन जाएगा, दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है उससे अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है बात? अब यहां पर भी बनेगा तो यही कि प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, है ना, पहले सेम प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन जो अल्कोहल है ना ये फर्दर वापस से HI के साथ रिएक्शन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि HI एक्सेस में है, तो ये वापस से HI के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, CH3I बना लेगा। यहां पर तो 2 मॉलिक्यूल अल्काइल आयोडाइड के मिलेंगे, यहां 1 मॉलिक्यूल आयोडाइड और 1 मॉलिक्यूल किसका मिलेगा, अल्कोहल का मिलेगा। ये हमारे पास जो कंडीशन है किसकी, रिएक्शन विथ HX में। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ रही होगी। फिर देखो कि जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं,
सीधा सा काम है भैया, बहुत ही आसान सा काम है, आप खुद इसमें दिमाग लगाओ। देखें क्या होना चाहिए, आई जो है वो कहाँ पर जुड़ेगा, कहाँ पर क्या बनने वाला है। जैसे एच आई है, मान लो 1 मोल है ना, और एक जो है वो हम एच आई यहाँ पर 2 मोल ले रहे हैं, 2 मोल की रिएक्शन करवा रहे हैं। चेक करो देखिए क्या बनना चाहिए। आप सोचो कि भाई देखो इस तरफ का जो कार्बोकेटाइन है ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अगर ये वाला कार्बोकेटाइन बना है ये तो 2 डिग्री है। मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, जैसे बेंजाइलिक, 3 डिग्री, एलाइलिक, एरोमेटिक, ये सारे कार्बोकेटाइन बनने चाहिए। तो यहाँ ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और जो न्यूक्लियोफाइल होगा अपना कौन, I-, वो यहीं पर अटैक करेगा, इसी कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा। तो यहाँ एक मॉलिक्यूल तो आपको मिलेगा किसका, बेंजिल आयोडाइड का, साथ में एक मॉलिक्यूल आपको मिलेगा किसका, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा CH2I, और लेकिन बस इतना ही डिफरेंस है कि जो हमारे पास जो अल्कोहल है ना ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये एक और एग्जांपल है अपने पास। नेक्स्ट आप ये देखो जरा कि जैसे मान लो कि अगर एक तरफ कोई एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, यूं समझना इस तरह की कंडीशन है, ये एक कोई कंडीशन है, मान लो इस ईथर की रिएक्शन जो है ना वो हमें करवानी है किसके साथ, HI के साथ। एक तो HI के साथ करवाया, या HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। HI के साथ 1 मोल की रिएक्शन करवाई, है ना। यहाँ पर हम HI के साथ 2 मोल की रिएक्शन करवा रहे हैं या एक्सेस में रिएक्शन करवा रहे हैं। अब आपको वही बात ध्यान में रखनी है कि पहले चेक कर लो कि किधर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो इस तरफ जो है वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये वाला एरोमेटिक बनेगा। अगर आपने ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक किया ना तो यहाँ पर ये तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, और एंटी एरोमेटिक जो है वो कम स्टेबल होता है। आपको ऐसा काम कभी नहीं करना है जिससे स्टेबिलिटी क्या होती हो, कम होती हो। हमेशा जो ज्यादा स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी वाला काम ही आपको करना है। तो यहां पर जो 1 मोल की रिएक्शन अगर हमने करी तो यहां पर जो क्या मिलेगा आपको, आई, तो ये तो मिला आयोडाइड। दूसरी तरफ जो अगर आप यहां देखोगे तो यहां क्या आएगा, OH आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, यहां 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे ना अल्कोहल का, और यहां पर जो है वो बनेगा तो पहले अल्कोहल ही, लेकिन ये अल्कोहल जो आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडाइड में कन्वर्ट। एक मिनट, तो भैया ये देखो यहाँ पर तो ये 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक तो जो वो आयोडाइड का मिल गया क्योंकि I- जो यहाँ अटैक करेगा और ऑक्सीजन जो यहाँ जुड़ेगा। दूसरी तरफ देखो क्या मिला, एक तरफ तो आयोडाइड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो है ये अल्कोहल मिलेगा। अब ये जो अल्कोहल है ना, ये जो है वो अल्कोहल अब आगे जो है वो अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट नहीं होगा। भैया ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर तो जो है वो अल्कोहल आगे आयोडाइड में बदल गया, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि वही बात है, अल्कोहल की HX के साथ रिएक्शन SN1, ये मॉलिक्यूल ना तो SN1 देता है ना ही SN2 देता है। क्यों, क्योंकि SN1 देगा तो यहाँ एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि क्या है, कम स्टेबल है। तो इसमें दोनों में चाहे आप HI एक्सेस में लो चाहे आप HI का 1 मोल लो, दोनों में जो है यही प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड SN1 रिएक्शन नहीं देता है, इसमें जो है वो एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ऐसा ही है ना। भैया जी एक ये एग्जांपल है, ध्यान से देखो जरा। ठीक है, ये कंडीशन है, रिएक्शन हमने करवाई HI के साथ, HI है 1 मोल और दूसरी तरफ है अपने पास HI एक्सेस। ठीक है, ये एक कंडीशन है। अब जब रिएक्शन हम करवाएंगे तो सीधा सा काम है, आपको क्या करना है, कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक करना। आप कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, भैया जी ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। ये तो बॉन्ड यहां से तो कभी चाहे SN1 करवाओ चाहे SN2 करवाओ, है ना, डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से ये मॉलिक्यूल इस तरफ से ना तो SN1 देगा ना ही SN2 देगा। ये सारी चीजें जो है मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में लिखवा चुका हूं कि कब SN1 होगी कब SN1 नहीं होगी। तो यहां पर तो डबल बॉन्ड करेक्टर है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। इसके ब्रेक होने के भी कई कारण है कि यहां पर एक तो जो है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, दूसरा यहां कोई डबल बॉन्ड प्रॉपर्टी नहीं है ना, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, आयोडीन यही जुड़ेगा। तो यहां पर बना क्या, CH2I, साथ में जो है वो क्या बन गया, आपको फिनॉल आपके पास आपको मिलेगा। ये तो तब जब 1 मोल की रिएक्शन करवाओगे। अगर आप 2 मोल की रिएक्शन करवाते हो,
या एक्सेस में रिएक्शन करवाते हो तो भी भैया जी ये दोनों प्रोडक्ट ही मिलेंगे, तो भी यही मिलेंगे, क्योंकि एल्काइल आयोडाइड तो ऐसा ही रहेगा। अब फिनॉल जो है वो आगे अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होगा, फिनॉल आगे अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं हो, मतलब फिनॉल आगे एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट या एरिल आयोडाइड में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया यहां पर ये जो है वो SN1 SN2 रिएक्शन नहीं देता, डबल बॉन्ड करेक्टर है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो HX के साथ रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, शायद ये वाला एग्जाम्पल जो है एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है ना। तो ये तो है रिएक्शन विथ HX। आई होप मेरी बातें आपकी। अच्छा, एक और एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, ये भी हम देख लेते हैं। कई बार जो है साइक्लिक ईथर दे देता है, जैसे ये कोई दे दिया आपको, है ना, और रिएक्शन इसकी करवानी है HBr के साथ, वही सीधा सा काम है। ये क्या है, ये 3 डिग्री है, और ये वाला जो क्या है ये 1 डिग्री है। तो आपको जो है वो बॉन्ड तोड़ना है जिसके तोड़ने से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो। तो ये देखो, ये बॉन्ड मैंने ब्रेक किया, तो इस बॉन्ड के ब्रेक करने से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, इधर बनेगा। तो यहाँ पर जो है कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा भैया O, है ना। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो जो भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है उधर तो आप न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दो, और कम स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन को जोड़ दो, है ना। ये लो जी OH, ये प्रोडक्ट बनेगा अगर HBr 1 मोल है तो। अगर मान लो 1 मोल और ले लोगे तो ये जो OH है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी जो है वो यहाँ पर भी Br आ जाएगा, है ना। तो ये है ईथर की रिएक्शन HX के साथ SN1 मैकेनिज्म से, तब होगी जब ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी हो। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अभी ये खत्म नहीं हुआ है। दूसरा जो पॉइंट है ना SN1, ईथर में SN1 का, वो है भैया एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। ये भी SN1 से चलता है। हाँ जी, देखो सेकेंड रिएक्शन है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। ठीक है भैया, एसिडिक है तो वही बात है, प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, है ना। और प्रोटिक का तो पोलर तो होगा ही होगा, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसके लिए फेवरेबल होती है, SN1 के लिए फेवरेबल होती है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये पॉइंट है कि भैया जैसे कोई भी ईथर है ROR-, वही SN1 रिएक्शन जो है ना वो हमें करवानी है। तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जिधर बनेगा आपको वही ध्यान में रखना है, और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, H3O+ लिखा हुआ आपको मिलेगा। SN1 रिएक्शन जो है वो होगी, और SN1 रिएक्शन से 2 मॉलिक्यूल जो वो आपको किसके मिल जाएंगे, एल्कोहल के मिल जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक पर H जोड़ दो, दूसरे पर क्या जोड़ दो, OH जोड़ दो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई कंपाउंड है मान लो, है ना, CH3C, और ये CH3, ये CH3O, और इधर है मान लो अपने पास CH2, या इसको जो है वो हम ऐसा ले लेते हैं CH3। अब रिएक्शन हमने करवाई, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, H+ है और ये H2 है। मान लो इस H2 को मैंने ऑक्सीजन लेबल कर दिया, ऑक्सीजन 18 कर दिया इस H2 को। ये वाला ऑक्सीजन जो है वो कौन सा है, ऑक्सीजन 18 वाला है। तो अब देखो दोनों में से कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन इधर भी अल्कोहल बनेगा और इधर भी अल्कोहल बनेगा। लेकिन अब ऑक्सीजन 18 ये समझने के लिए हमने इसको किया है कि आपको पता चले कि वास्तव में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है ना। तो सबसे पहले जब रिएक्शन होगी तो हमारे पास, हमें पता है सबसे पहले तो कौन सी रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन ही होती है। तो ऑक्सोनियम आयन बनेगा। तो पहले तो मैं बना रहा हूं इससे ऑक्सोनियम आयन। देखो जी, ये ऑक्सोनियम आयन बना, ये CH3 है, ये O, और ये CH3, यहाँ आया H, और ये चार्ज कैसा, पॉजिटिव, ये बना ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, अब आगे देखना, क्योंकि हमें ये पता है कि यार ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, किसी न किसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। या तो इसके विड्रॉ करेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, या तो इसके विड्रॉ करेगा तो मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, या फिर इसके विड्रॉ करेगा तो जो आप देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। और हमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ही बनाना है। तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। जैसे ही विड्रॉ करेगा तो 2 चीजें बनी, एक तो मिला यार 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है, और साथ में जो वो आपको क्या मिल रहा है, CH3OH। तो आप देखो कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है,
ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है कार्बन ऑक्सीजन का, यानी वही बॉन्ड ब्रेक होगा जिस तरफ ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। सेम मेथड, ये एचएक्स की जैसी रिएक्शन है जो अभी हमने देखा, ठीक वैसी ही रिएक्शन है। तो यहां पर जो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और मेथनॉल बना। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर जो किसका अटैक हो जाएगा, वाटर का अटैक हो जाएगा। और वाटर हमने लेवल वाला ले रखा है, ऑक्सीजन 18 वाला ले रखा है, तो ये यहां पर अटैक करेगा। और अटैक जैसे ही हुआ तो अगेन फर्दर ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया और ये ऑक्सीजन कौन सा है, 18 वाला है ना, ये अनस्टेबल कंडीशन है। और ये यहाँ से जो क्या हो जाएगा, H+ को रिलीज करके बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो दो चीज़ें बनी अपने पास, एक तो ये वाला बना CH3 और ये CH3, ये ऑक्सीजन 18, ठीक है। और साथ में जो है वो क्या बन गया, मेथनॉल बन गया। ये रिएक्शन इस तरीके से चलती है ना। तो कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक करना है मैं वापस से आपको बता देता हूँ, वो ही बॉन्ड ब्रेक करोगे जिस तरफ ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। ईथर में रिएक्शन जो है ना वो SN1 भी जा सकती है, SN2 भी जा सकती है। हाँ, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस अगर आप करवा रहे हो वो हमेशा SN1 से करवाना है। कारण क्या है, क्योंकि यार यहाँ पर जो है वो हम बोलेंगे कि पहले जो है एसिड बेस रिएक्शन ही होगी। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 के लिए जो फेवरेबल है, और बाकी जो है वो HX के साथ रिएक्शन SN1 से भी हो सकती है, SN2 से भी हो सकती है। समझे बात को। जैसे एक और एग्जाम्पल हम इसका करते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का, सिंपल सा काम है भैया। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है ना, और ये है H3O+, या इसको जो है मैंने वही ऑक्सीजन 18 वाला कर दिया है, H+ है और यहाँ H2 है ऑक्सीजन 18 वाला। सीधा सा काम है। कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा जिधर, तो इधर ज़्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि इधर तो कार्बोकेटाइन एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो एक तो ऑक्सीजन जो है ना, जो ईथर का ऑक्सीजन है वो तो जाएगा इसके साथ, तो ये तो लेवल वाला होगा नहीं। और जो दूसरा वाला वाटर का ऑक्सीजन है वो जाएगा भैया इसके साथ, ऑक्सीजन 18। ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। क्लियर है बात। तो ये है हमारे पास SN1 रिएक्शन इन ईथर। कंप्लीट है ना। अब थोड़ा सा जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। SN1 रिएक्शन तो हो गई है, जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे हमने देख लिए SN1 के। अब SN2 की बात हम कर लेते हैं। देखिएगा, स्टार्ट करेंगे SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, ठीक है। और वही बात कि देखो SN1 में क्या सीक्वेंस था, सबसे पहले हमने SN1 देखी अल्काइल हैलाइड में, फिर हम SN1 देखी हमने अल्कोहल में, फिर SN1 ईथर में। अब ऐसे ही सबसे पहले हम SN1 की बात, SN2 की बात करेंगे अल्काइल हैलाइड में, फिर SN2 की बात करेंगे किसमें, अल्कोहल में, फिर SN2 की बात करेंगे किसमें, ईथर में। ठीक है ना। तो आप समझो जरा कि SN2 रिएक्शन है और सबसे पहले SN2 इन अल्काइल हैलाइड। अच्छा, इसका नाम क्या है SN2 का, तो ये अपने पास जो हो आप इसको बोल सकते हो न्यूक्लियोफिलिक या फिर बाईमोलिकुलर, है ना, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो SN2 रिएक्शन का एक तरीके से फुल फॉर्म है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सबसे पहले हम किस में बात कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड में। तो आप समझना जरा कि जैसे ये कोई अल्काइल हैलाइड है अपने पास CH3X, ठीक है, और रिएक्शन यहाँ पर हमने करवाई किसके साथ, OH के साथ। यहाँ पर चार्ज नेगेटिव आएगा, यहाँ पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये OH क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ से X को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, CH3OH, और साथ में क्या मिला, X-। ठीक। अब देखना, जब SN1 मैंने शुरू करी थी तो SN1 में यहां पर क्या हुआ था, OH की जगह हमने H2O लिया था, हमने HX को बाहर किया था और तब भी क्या बना था, अल्कोहल। अब वही H2O की जगह हम क्या काम में ले रहे हैं, OH काम में ले रहे हैं, बना अल्कोहल ही रहे हैं, प्रोडक्ट यहां पर भी क्या बना, अल्कोहल बना। लेकिन भाई देखो H2O की जगह OH काम में लेने से ही यहां पर क्या हो जाएगा, पूरी मैकेनिज्म क्या हो चुकी है, बदल चुकी है। केवल इतना करने से कि आपने क्या कर दिया, H2O की जगह क्या काम में ले लिया, OH काम में ले लिया, और केवल इतना काम करने से ही इसकी मैकेनिज्म क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है। अब ये कैसे हुआ,
तो आप समझो जरा कि यहां पर रिएक्शन चलती है SN2 से। अभी मैं बताऊंगा आपको सारी कंडीशन कि भाई H2O जो है वो SN1 के लिए फेवरेबल है क्योंकि वो वीक न्यूक्लियोफाइल है। OH माइनस जो है ना वो SN2 के लिए फेवरेबल है, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट केस में जो है वो आप इसकी मैकेनिज्म को समझना कि ये रिएक्शन चली कैसे। मैकेनिज्म, तो जैसे SN1 में हम बोलते हैं कि रिएक्शन जो है वो केवल एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। SN1 में हम बोलते हैं रिएक्शन जो है वो दो रिएक्शन या दो पार्ट में कंप्लीट होती है, दो स्टेप में कंप्लीट होती है। SN2 में ऐसा नहीं होता है। SN2 में रिएक्शन केवल एक स्टेप में कंप्लीट होती है। अब कैसे कंप्लीट होगी, तो आप ये समझना कि यार ये हमारे पास कंडीशन ऐसी है, ये है कार्बन, ठीक है, इस पर हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन, और ये है हमारा क्या, हैलाइड या हेलोजन। अब सबसे पहले जो है ना न्यूक्लियोफाइल आया हमारे पास, कौन आया, OH माइनस आया। अब OH माइनस को चाहिए भैया, न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। अब हेलोजन पर तो चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, और तीन तीन लोन पेयर लेके बैठा है। पॉजिटिव चार्ज इसको कहां दिख रहा है भैया, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। अब किधर से अटैक करेगा, ये भी SN2 में इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफाइल कौन सी डायरेक्शन से अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो इधर सामने से तो आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यार यहां हेलोजन का रिपल्शन लगेगा, तीन तीन लोन पेयर है, और हेलोजन का क्या लगेगा, भयंकर रिपल्शन लगेगा। सामने से फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता, किधर से अटैक करेगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा, और बैक साइड से अटैक करेगा तो भैया जी जैसे जैसे इधर से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा ना। अच्छा, बैक साइड से अटैक कैसे हो रहा है, बैक साइड से अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन ये कैसा है, इसका हाइब्रिडेशन कैसा है, ये sp3 है। अभी मैं आपको जो उससे प्रॉपर जो एक मॉडल से एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो बैक साइड से अटैक होगा, ये टेट्राहेड्रल है, बैक साइड में जगह है, हाइड्रोजन का कोई स्टेरिक इंडेक्स होता नहीं है। अगर यही हाइड्रोजन की जगह कोई और एल्काइल ग्रुप होता या बल्कि ग्रुप होता तो भैया जी बैक साइड से भी अटैक नहीं हो पाता। और बैक साइड से भी अटैक फिर आसान नहीं होता है। फ्रंट साइड से अटैक क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा और भयंकर रिपल्शन करेगा, और रिपल्शन की वजह से फ्रंट साइड से अटैक नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर से हुआ, बैक साइड से अटैक हुआ। अब भाई जैसे जैसे यहां पर जो है वो इसका अटैक होता है ना, OH का अटैक होता है, वैसे वैसे ही यहां से हेलोजन क्या होता जाता है, बाहर होता जाता है, और बीच में जो है वो इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें तीनों हाइड्रोजन तो क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, या तीनों के तीनों जो ये ग्रुप है ना, ये तीनों ग्रुप ये तो एक ही प्लेन में रहेंगे। भैया जी इधर से जो है वो OH का अटैक हो रहा है, ये OH का अटैक हुआ न्यूक्लियोफाइल का, और इधर से जो है वो हेलोजन क्या हो गया, बाहर हो गया, है ना। तो ये इस तरीके से जो है वो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और इस ट्रांजिशन स्टेट को आप बोल सकते हो ट्रायंगुलर प्लेनर बाई पिरामिडल, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी कि जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ वैसे वैसे हेलोजन जो है वो क्या होता है, बाहर होता है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब भैया पूरा का पूरा जो भी है, मतलब पूरा हेलोजन हट चुका होगा और OH जो है वो पूरा जुड़ चुका होगा, तो मॉलिक्यूल में जो है वो ये OH आया और ये जो है यहाँ पर क्या जुड़ गया, CH3। इस तरीके से ये रिएक्शन चलती है। पूरी रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है रिएक्शन का ये वाला स्टेप स्लो होता है, स्लो बोले तो RDS होता है, बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है ना। तो रिएक्शन की रेट जो है ना वो इसी स्टेप पर डिपेंड करती है, और ये वाला स्टेप जो है वो आप बोल सकते हो कैसा होगा, फास्ट होगा। क्लियर है। तो ये इस तरीके से रिएक्शन जो है वो इस तरह के कंप्लीट होती है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। कौन कौन से पॉइंट आपको इसके बारे में ध्यान में रखने हैं वो मैं बता रहा हूं। तो भैया यहां पर जो है ना सबसे पहली बात तो जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जो है ट्रांजिशन स्टेट बीच में है ना, ट्रांजिशन स्टेट, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, तो हाइब्रिडाइजेशन है इसका sp2, और ये है ट्राइंगोनल प्लेनर, है ना, या ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल, ठीक है। ये तो यहां पर क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है अपने पास। क्लियर है बात। अब देखना कि रिएक्शन सबसे पहले तो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, तो रिएक्शन कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, रिएक्शन जो है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। जैसे SN1 मैंने आपको कहा था 2 स्टेप में कंप्लीट होती है ना, वैसा यहाँ पर नहीं है, एक स्टेप में कंप्लीट होती है। फिर आपको ये भी ध्यान में रखना है, देखो ये चीज एक्सपेरिमेंटल है कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर डिपेंड करती है एक तो सबस्ट्रेट पे, सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन की पावर 1, और साथ में जो न्यूक्लियोफाइल है ना इसकी कंसेंट्रेशन की पावर 1 पर भी डिपेंड करती है।
ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन है सबस्ट्रेट की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर भी 1, इसलिए रिजल्टेंट जो नेट ऑर्डर है रिएक्शन का वो कितना, सेकंड। ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और क्योंकि जो स्लो स्टेप है यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो है वो बोलते हैं कि ये क्या है, एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है, फिर देखना कि भाई सबसे जरूरी चीज यही है कि SN2 की कंडीशन क्या है। कैसे आइडेंटिफाई करवाएंगे कि SN1 है कि SN2 है। पहली बात तो यहां पर कंडीशन ये है कि भाई न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड कर रही है, तो आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा लोगे ना, वो SN2 के लिए उतना ही बढ़िया रहेगा, SN2 के लिए फेवरेबल कंडीशन रहेगी। जैसे SN1 में आपको बताया था कि लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बी फेवरेबल फॉर SN1। SN1 के लिए न्यूक्लियोफाइल की लो कंसंट्रेशन जो है वो फेवरेबल थी, लेकिन SN2 के लिए न्यूक्लियोफाइल की हाई कंसंट्रेशन क्या रहेगी, फेवरेबल रहेगी। तो पहले मैं ये लिख देता हूं, हेडिंग जो है वो है कंडीशन फॉर SN2 रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कोई कार्बोकेटाइन वगैरह नहीं बनता है, ये सारी चीजें तो है ही है, ये भी अभी हम लिख लेंगे। तो कंडीशन फॉर SN2 रिएक्शन, पहली कंडीशन तो यही है कि लो कंडीशन या लो कंसंट्रेशन या हाई कंसंट्रेशन, सॉरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज फेवरेबल फॉर SN2 रिएक्शन। ठीक है, एक तो ये बात हुई कि हाई कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, फेवरेबल है। फिर इसके बाद में जो है वो 1-2 पॉइंट और ध्यान में रखने हैं कि जैसे SN1 के लिए मैंने तुम्हें कहा था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 के लिए फेवरेबल है, तो SN2 के लिए जो वो क्या है, तो भाई यहां पर जो है हम बोलते हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है ना, अप्रोटिक सॉल्वेंट एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब यहां पर है भैया जी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जैसे SN1 में मैंने कहा था कि जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वो क्या होता है, वो फेवरेबल होता है SN1 के लिए। तो SN2 के लिए जो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज फेवरेबल फॉर SN2। ठीक है, फिर ध्यान में रखना अब अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। प्रोटिक सॉल्वेंट सुटेबल नहीं है SN2 के लिए। अब क्यों सुटेबल नहीं है, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है ना अपना नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, उसका एक तरीके से आप जो है वो सॉल्वेशन कर देगा, उसको चारों तरफ से घेर लेगा, और चारों तरफ से घेर लेगा, हाइड्रेशन उसका कर देगा, और हाइड्रेशन करने की वजह से जो है वो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी तो यहाँ SN1 के लिए वो फेवरेबल होगा, वो SN2 के लिए फेवरेबल नहीं होगा, है ना। तो ये भी मैं लिख देता हूं कि प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा, पहली बात तो ये है कि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हैं, है ना। तो नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल जो कि SN2 के लिए फेवरेबल है, ये है अपने पास OH माइनस हो गया। ठीक है, ये है अपने पास RO माइनस हो गया, NH2 माइनस है ना। इसके अलावा जो है आप देखो RNH माइनस है। ये सारे के सारे जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। और X माइनस भी हो सकता है ना। ये सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, SN2 के लिए फेवरेबल है। ठीक, फिर इसके बाद देखो जरा कि प्रोटिक सॉल्वेंट इज नॉट सुटेबल फॉर SN2 बिकॉज in case of protic solvent न्यूक्लियोफाइल, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ना, विल बी या हाइड्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल will occurs and nucleophilicity of nucleophile will decrease। ठीक है ना। तो भैया ये जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर डिक्रीज हो गई तो वो जो है वो फेवरेबल नहीं होगा। तो SN2 के लिए फेवरेबल कौन है, अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवरेबल है। ठीक है, अब देखना
कि फिर एक दो पॉइंट और है। रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, रिएक्शन में कोई कार्बोकेटाइन, ये दोनों स्टेप जो है ना, 2 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि रिएक्शन में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, नो कार्बोकेटाइन will form in reaction, so no rearrangement will takes place, ठीक है। तो भाई कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना, तो यहां पर कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा, ठीक है। फिर ट्रांजिशन स्टेट विल फॉर्म इन रिएक्शन, ठीक है ना। ट्रांजिशन स्टेट इस रिएक्शन में बनती है। ये सारे पॉइंट जो है SN2 के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट रिगार्डिंग SN2 रिएक्शन, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ सकता है। तो आई होप मेरी बातें आपके जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है भैया जी स्टीरियोकेमिस्ट्री इन SN2 रिएक्शन, देखिएगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे SN1 में हमने स्टीरियो देखी थी ना, कि वहाँ पर जो है वो क्या क्या होता है SN1 में, जो है वो एक तरीके से हम बोलते हैं इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन भी होता है। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होगा कि रिटेंशन होगा, है ना, या दोनों होंगे कि नहीं होंगे। वहाँ तो दोनों होते हैं। यहाँ देखना, तो टॉपिक इज स्टीरियोकेमिस्ट्री इन SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो भैया SN2 रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें समझनी है, स्टीरियो का कंसेप्ट हमें समझना है। यूँ समझो कि जैसे ये कोई कंपाउंड है, ये है यहाँ पर R1 है ना, और ये यहाँ पर जो है वो कोई, ये मान लो यहाँ तो जुड़ा है हेलोजन, यहाँ जुड़ा है R2, और ये यहाँ पर जुड़ा है कोई R3, है ना। स्टीरियो समझने के लिए हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, और ये कायरल कार्बन है, अभी ये कैसा है, ये है भैया जी sp3, ठीक। अब न्यूक्लियोफाइल आया कोई, अब न्यूक्लियोफाइल जो है ना, अच्छा R1 R2 R3 कुछ भी हो सकते हैं, मान लो हाइड्रोजन भी हो सकता है इवन इसकी जगह। जैसे मान लो इसको जो है वो हटा के मैं एक को कर देता हूँ हाइड्रोजन, एक को कर देता हूँ ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ड्यूटेरियम हो गया, ठीक है ना। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, R की जगह मान लो कोई भी एल्काइल ग्रुप हो गया। तो अब न्यूक्लियोफाइल आया, अब हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल कभी भी उस डायरेक्शन से अटैक नहीं करेगा जिस डायरेक्शन में हेलोजन जुड़ा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भैया हेलोजन इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस पे बैक साइड से अटैक करेगा, और जैसे जैसे अटैक करेगा वैसे वैसे यहाँ से जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स बाहर होता जाएगा, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और ट्रांजिशन स्टेट जो होगी ना, इसमें हमें पता है ट्रांजिशन स्टेट पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, ट्रांजिशन स्टेट पर हाइब्रिडाइजेशन होगा एक तरीके से आप बोलोगे sp2, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ से x हटेगा वैसे वैसे यहाँ से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ये हमारे पास कंडीशन आ रही है ना। ये है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि भैया जैसे ही x हटा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, तो अब कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल का कुछ ऐसा हो जाएगा। ये है भैया जी R1, है ना, यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है क्या था, D था, और यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियोफाइल आ गया, और ये जो है वो अपने पास एक तरीके से H, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया H। और ध्यान से देखो जरा कि मॉलिक्यूल जो है वो पहले से क्या हो चुका, घूम चुका है, फ्लिप हो चुका है। यहां से भैया जी अपोजिट डायरेक्शन में जो कौन जुड़ा, न्यूक्लियोफाइल, है ना। और ये एक तरीके से यहां से लेकर यहां तक मॉलिक्यूल जो पलट चुका है। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, या इस इन्वर्जन को वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। दिस इज वाल्डन इन्वर्जन, इसको वाल्डन इन्वर्जन बोल दो या इन्वर्जन बोल दो। देखो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा सारा जो है वो यहाँ पर केवल इन्वर्जन होता है। ये भी मैं बता देता हूँ कि SN1 के जैसे यहाँ पर इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि SN1 में तो इंटरमीडिएट बन रहा था, यहाँ पर वास्तव में कार्बोकेटाइन बना जिसके पास 2 लोब थे। तो न्यूक्लियोफाइल जो किसी एक लोब में इलेक्ट्रॉन देगा, किसी एक लोब में इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसकी वजह से जो वो दोनों हो सकते हैं कि भाई जितनी पॉसिबिलिटी इधर वाले लोब में इलेक्ट्रॉन देने की है, उतनी पॉसिबिलिटी इधर वाले लोब में इलेक्ट्रॉन देने की। इसलिए वहां रिटेंशन भी होता है और वहां पर जो है वो एक तरीके से हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन भी होता है, लेकिन यहां केवल इन्वर्जन होगा। इसका कारण यह है, देखो जरा कि ये हमारे पास मान लो कंडीशन ऐसी है
कि जैसे ये हेलोजन है मान लो, है ना, ये हेलोजन हो गया, ये R1 हो गया, ये बिलो द प्लेन जो है वो अपने पास D हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, ये कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें इस वाले मॉलिक्यूल में आप देखोगे कि भैया देखो हमारा ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये इधर से तो अटैक कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भैया इधर से अटैक करने की औकात नहीं है, इधर से हेलोजन जो है वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पर नेगेटिवली चार्ज है ना, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिवली चार्ज होता है, हेलोजन भी जो है वो लोन पेयर है इसके पास, तो ये बैक साइड से अटैक करेगा, इधर से बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे इधर से बैक साइड से अटैक होगा वैसे वैसे इधर से जो है ये हेलोजन क्या होता रहेगा, ये बाहर होता रहेगा। तो जैसे जैसे इसका अटैक हुआ वैसे वैसे हेलोजन बाहर हुआ, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और इस ट्रांजिशन स्टेट में ये सारे के सारे तीनों के तीनों ग्रुप जो आप देख रहे हो ये तीनों क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे। अब जैसे ही जो हेलोजन तो पूरा हट गया, अब जो वो इधर से न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा, तो जब जुड़ेगा ना तो इसकी वजह से ये सारे के सारे ग्रुप जो है वो नीचे की तरफ इस तरीके से क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। और नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे तो आप ये देखोगे कि सारे ग्रुप जब नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए ना तो अब ये जो इधर आके जुड़ जाएगा। कहने का मतलब पहले मॉलिक्यूल जो है ना, पहले मॉलिक्यूल जो वो ऐसा था, ठीक है, ऐसा था। अब जो मॉलिक्यूल है ये ऐसे घूम चुका है और अब मॉलिक्यूल जो इस तरीके से ऐसे हो गया है। ये हमारे पास कंडीशन है, ऐसे प्रोडक्ट बनता है। क्यों? एक ही मॉलिक्यूल है ना, वो पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, पलट गया। जैसे छाता पलटता है ठीक वैसे ही तो पूरा मॉलिक्यूल क्या हुआ, पलट गया। तो इसलिए जो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर जो केवल एक प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पर जो आपको रिटेंशन का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं बोलूंगा ओनली वन ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, ठीक है। केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा आपको, यहां पर दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो ये है एक तरीके से हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो SN2 में तो क्या होता है, केवल इन्वर्जन होता है। SN1 में क्या होता है, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं। क्लियर है बात? यहां से कई बार एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कोई कंपाउंड है मान लो, है ना, ये R1 है, ये जो है वो अपने पास इस तरीके से यहाँ पर D है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो H है, ये कोई हेलोजन है, ठीक है। अब इसमें जो है ना कंपाउंड में जब रिएक्शन हुई, मान लो न्यूक्लियोफाइल आया और रिएक्शन हुई, तो आपको ये बोल रखा है रिएक्शन में, है ना, 98%, ठीक है, इसमें SN1 रिएक्शन चली, ठीक है, और 2% जो है इसमें SN2 रिएक्शन चली। इसका कॉन्फ़िगरेशन है R, ठीक है। तो आपको जो इधर क्या मिला, इधर जो प्रोडक्ट मिक्सचर मिल गया, प्रोडक्ट मिक्सचर, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि आपको ये पूछ लिया कि द परसेंटेज ऑफ S कॉन्फ़िगरेशन इन प्रोडक्ट मिक्सचर, कि भाई देखो एक चीज मैं बता देता हूं, ऑर्गेनिक की कोई भी रिएक्शन अकेली इंडिविजुअल नहीं होती है कि भाई केवल एक रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है। ऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शन जो है ना उनमें साथ साथ चलती है, पैरेलल चलती है, और कई रिएक्शन साथ साथ चलती है, तो उसकी वजह से जो है वो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट का क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। तो इसमें पूछ लिया कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ R एंड S कॉन्फ़िगरेशन इन प्रोडक्ट मिक्सचर, इन प्रोडक्ट मिक्सचर, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिक्सचर में आपको R और S कॉन्फ़िगरेशन का क्या बताना, एक तरीके से परसेंटेज बताना है। देखो जी, तरीका ये है कि आप ये समझना कि हमारे पास जो है ना, ये है यहाँ पर R1, ये है अपने पास D और ये है H, यहाँ पर क्या X, ठीक। ये है ऑप्टिकली एक्टिव है। अब न्यूक्लियोफाइल के साथ जब रिएक्शन करेगा, अभी ये कैसा है, R है, तो आपको ये बोल रखा है कि इसमें 98% SN1 होगी, यानी कि आप ये मानो 98% जो मॉलिक्यूल है ना उनका तो हो गया क्या, रेसमाइजेशन, ठीक है, 98% रेसमाइजेशन हो गया। कहने का मतलब 98 में से कितना, 49, है ना। तो 49 मॉलिक्यूल जो है ना वो ऐसे हैं जो R में है, और 49 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि क्या है, एक तरीके से जो S है। तो आप ये बोलोगे कि यहाँ पर R प्लस S कॉन्फ़िगरेशन दोनों मिलेंगे, R मिलेगा तो ये तो रिटेंशन प्रोडक्ट है, रिटेंशन, ठीक है, और S वाला अगर बनेगा तो ये इन्वर्जन। क्यों हुआ, क्योंकि SN1 में दोनों होते हैं। टोटल 98% हो रहा है, इसका मतलब 49% ये है और 49% ये है
ऐसा है। फिर इसके बाद देखो जरा कि SN2 में तो क्या होता है, केवल इन्वर्जन होता है, तो R का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम बोलेंगे कितना परसेंट हो गया, ये जो है वो अगर 2% है तो 2 का 2% पूरा का पूरा जो किस में कन्वर्ट हो गया, S में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही मॉलिक्यूल, एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है। तो 2% ये क्या है, ये इन्वर्जन है। तो भैया ये अब अपने पास ये क्या हो गया, दिस इज प्रोडक्ट मिक्सचर। ये पूरा जो है वो अपने पास क्या है, एक तरीके से प्रोडक्ट मिक्सचर है। तो अब आप देख लो कौन सा क्या है। तो मैं बोलूंगा प्रोडक्ट मिक्सचर में 51% तो क्या रहेगा, 51% तो रहेगा क्या, नॉट 51, 49% विल बी R एंड 51% है ना, ये कितना हो गया टोटल, 51% विल बी S। ये हमारे पास जो कंपोजिशन रहेगा मिक्सचर का। कई बार जो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंपोजिशन क्या रहेगा, R कितना परसेंट है मिक्सचर में, S कितना परसेंट है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आपको क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। आई होप मेरी बातें आपकी समझ में आ रही होगी। तो ये हो गया भैया अपने पास स्टीरियो केमिस्ट्री इन SN2। अब यहीं पर हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, और वो है भैया फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। देखिएगा सीधा सा काम है, हाँ जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन की रेट को कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इनमें सबसे पहला जो फैक्टर है ये है भैया स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक, अब आप समझना इसको, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो रिएक्शन में जो रेट है वो कैसे चेंज होगी। SN1 में तो हमने सबसे पहला फैक्टर देखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का। SN2 में जो सबसे पहला फैक्टर है वो है क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस का। आपको ये पता होना चाहिए कि इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, तो बैक साइड से अटैक करता है, सबस्ट्रेट के बैक साइड से अटैक करता है। क्यों, क्योंकि फ्रंट साइड में तो कौन है, हेलोजन है, तो जिस डायरेक्शन में हेलोजन है उधर तो अटैक कर नहीं पाएगा, रिपल्शन लगेगा, तो बैक साइड से अटैक करेगा। आपके पास जो कई अल्काइल हैलाइड है, जैसे अभी हम SN2 की बात कर रहे हैं किसमें, अल्काइल हैलाइड में। तो जैसे मान लो ये वाला अल्काइल हैलाइड हो गया, कौन सा हो गया, एक तो 3 डिग्री हो गया अल्काइल हैलाइड। ठीक है, फिर एक हमारे पास अल्काइल हैलाइड है ये CH3, यहाँ है CH और यहाँ CH3 है ना, ये है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। फिर एक है हमारे पास यहाँ पर CH3, यहाँ CH2X, ये है अपने पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, फिर एक है हमारे पास यहाँ CH3X, ये है मिथाइल हैलाइड। ठीक है, ये हमारे पास 4 जो है वो अलग अलग तरीके के अल्काइल हैलाइड है। अब इनमें जो है वो अगर हम देखें रेट ऑफ SN2, तो आप देखो कि यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है। अब यार बेचारा न्यूक्लियोफाइल जो इधर से तो आ नहीं सकता, हेलोजन जुड़ा है, वो बैक साइड से आएगा, लेकिन बैक साइड को जो है वो इन्होंने क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। 3 जो है वो बल्कि ग्रुप है ना, तो बैक साइड को ब्लॉक कर रखा है अच्छे से। ये कंडीशन है मान लो, है ना, कि जैसे मान लो यहाँ पर तो जो है वो अपना क्या है, हेलोजन है, ये हेलोजन मान लो, और बैक साइड पर 3 जो है बल्कि ग्रुप लगे। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसको इधर से भी जो है वो अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इधर भी जो क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा, है ना। तो जो है वो ये कंडीशन है। अब इसमें जो थोड़ी सी बेचारे को जगह मिल गई, है ना, इधर जो वो थोड़ा सा क्या हो गया, हाइड्रोजन के कारण कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है, तो तीसरा ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ और स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो गया, यहाँ और कम हो गया। तो जैसे जैसे इधर से इधर जा रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो रेट क्या होगी, रेट फॉर SN2 या रिएक्टिविटी फॉर SN2 विल इंक्रीज, है ना। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या फिर ये मिथाइल हैलाइड जो होगा ना, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा किसके लिए, SN2 रिएक्शन के लिए। क्लियर है बात। हमने SN1 का यहां पर देखा था फैक्टर, तो SN1 में ये उल्टा था। SN1 सबसे आसानी से कौन सा देगा, 3 डिग्री वाला SN1 आसानी से देगा, और जो मिथाइल हैलाइड है ये SN2 आसानी से देगा। ठीक, हमने देखा था SN1 में कि मिथाइल हैलाइड SN1 देता ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि बहुत कम स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। तो आप ये मानो कि 3 डिग्री जो एल्काइल हैलाइड होगा ना, ये SN2 देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेरिक इंड्रेस इतना ज्यादा होगा कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही नहीं होगा। क्लियर है बात? तो ये तो पहला फैक्टर है जो कि क्या है, स्टेरिक इंड्रेस। तो कंक्लूजन में ये लिख सकता हूं कि रिएक्टिविटी फॉर SN2, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के। ठीक है, तो ये है भैया पहला फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस। तो रिएक्टिविटी जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस की क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। ठीक, दूसरा जो फैक्टर है वो है भाई लिविंग ग्रुप एबिलिटी। सेकंड इज लिविंग ग्रुप एबिलिटी। अब यार लिविंग ग्रुप एबिलिटी का फैक्टर मैं तुम्हें बता देता हूं वापस से कि ये सब में कॉमन है। SN1 SN2 जब हम E1 पढ़ेंगे उसमें E2 है ना, एसाइल ग्रुप NSR सब में जो है ये क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो ये SN1 और SN2 में दोनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक तो है, मान लो ये फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है, एक जो है वो आयोडाइड है। अब यार इन सब में जो है वो लिविंग ग्रुप एबिलिटी ही अलग है, बाकी स्टेरिक इंड्रेस का फैक्टर तो सब में क्या है, कॉमन है। जितना स्टेरिक इंड्रेस जो है वो यहाँ पर भी इथाइल, ये इथाइल इथाइल इथाइल, तो भैया इनमें क्योंकि जो है वो आप स्टेरिक इंड्रेस से चेक नहीं कर सकते, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी से चेक करेंगे। इधर से इधर जाऊंगा तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी ये क्या होगी, बढ़ेगी। तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। रिएक्टिविटी फॉर SN2 है ना, ये इंक्रीज होगी। SN1 के लिए भी आपने देखा था ये वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? SN1 में हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो यहाँ सबसे मतलब वो तो सब में बराबर रहेगी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी चेक करेंगे, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का फैक्टर जो है वो सब में कॉमन होता है। तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ना वो है भैया अपने पास स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। कि यार हमारी जो ट्रांजिशन स्टेट है ना वो जितनी ज्यादा स्टेबल होगी, या यूं कहो कि ट्रांजिशन स्टेट पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा ना, वहां पर जो रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तीसरा है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज ऑन ट्रांजिशन स्टेट। भैया जी ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास ये है, जो है वो इसी तरीके की ट्रांजिशन स्टेट हमने बनाई थी। मान लो यहाँ H है, ये H है, अब यहाँ पर कोई ग्रुप लगा है G, और इस ग्रुप का -I इफेक्ट है, -I इफेक्ट, ठीक है। और -I इफेक्ट की वजह से ये क्या करेगा, एक तरीके से जो है वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो क्या होगा, बढ़ेगा। अब जैसे जैसे जो वो हमें पता है न्यूक्लियोफाइल का तो इधर से अटैक होगा, और इधर से लिविंग ग्रुप क्या होगा, बाहर होगा, और ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो भाई इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा ना, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही आसान हो जाएगा, और रिएक्टिविटी SN2 के लिए क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये फैक्टर ध्यान में रखना है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इस कार्बन पर, तो रिएक्टिविटी SN2 के लिए उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, है ना। और बस यही बात है कि रिएक्टिविटी क्यों, क्योंकि भाई एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान हो जाएगा ना, तो रिएक्टिविटी फॉर SN2, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, है ना, ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये फैक्टर ध्यान में रखना है। क्लियर है बात? अब देखना कि इसी के हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि आखिर जो है वो ऐसा क्यों हुआ। बहुत ही आसान सा काम है। देखो भैया कि एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास ये है। सबसे पहला जैसे यहाँ पर दे दिया NO2 और ये CH2Cn, एक आपको दे दिया यहाँ Cn CH2Cl, एक जो है यहाँ पर दे दिया आपको CH3 CH2Cl। अब इन तीनों में हम लिविंग ग्रुप जो है वो किसको बना रहे हैं, Cl को लिविंग ग्रुप बना रहे हैं। ये लिविंग ग्रुप है हमारा, और Cl जो है वो जब हटेगा, है ना, तो रिएक्शन SN2 के लिए हम रिएक्टिविटी एक तरीके से देख रहे हैं। तो SN2 के लिए रिएक्टिविटी देखेंगे, इसका इफेक्ट कैसा, -I, इसका इफेक्ट कैसा है, -I, इसका है +H और +I, है ना। तो आप ये मानो कि यहाँ पर जब रिएक्शन हुई तो अगर SN2 के लिए रिएक्टिविटी देखोगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा, पहला है, फिर दूसरा और तीसरा सबसे कम रिएक्टिव है। अगर यही SN1 के लिए रिएक्टिविटी देखोगे तो SN1 में क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन बनाते हैं,
और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा कौन सा, तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। क्यों? ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा। यहाँ CN का -I या -M जो है वो NO2 से कम होता है, ठीक है ना। फिर जैसे आप ये मानो कि एग्जाम्पल है हमारे पास, एक तो CH3OCH2Cl है ना। एक एग्जाम्पल जो है वो कुछ ऐसा है, CH3, यह है CO और ये CH2Cl। अब इन दोनों में देखो जरा कि SN1 और SN2 दोनों के लिए रिएक्टिविटी चेक करते हैं। तो अगर SN1 के लिए रिएक्टिविटी देखोगे, या पहले SN2 देख लें, है ना। तो भाई देखो जरा कि ये Cl लिविंग ग्रुप है यहाँ पर, और इसका जो है वो कौन सा लगेगा, -I लगेगा, OCH3 का -I इफेक्ट लगेगा। और यहाँ पर जो CO का -I लगेगा, -I ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो सेकंड इज मोर रिएक्टिव फॉर SN2 देन फर्स्ट। लेकिन अगर SN1 के लिए रिएक्टिविटी देखोगे, SN1 के लिए, तो SN1 के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव देन सेकंड। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा और ये कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन होगा। तो ये कंडीशन है, ठीक है ना। जैसे एक दो एग्जांपल और देखते हैं, कि इसको तो मैं मिटा रहा हूं भैया। ऐसा है, एक तो ये हो गया, है ना, एक ये एग्जांपल हो गया, ठीक है, एक ये एग्जांपल हो गया CH3CH और ये CH3 ये Cl, ठीक है। एक ये एग्जांपल है CH3CH2Cl, ठीक है। और एक हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। और एक जो है वो ये कोई एग्जांपल है, ये फिनाइल, ये Cl, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है। अब इनमें हमें SN1 SN2 के लिए रेट चेक करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं SN2 के लिए। तो SN2 के लिए आप देखो जरा कि ये हमारे पास CH2 है भैया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर फिनाइल का लग रहा है कैसा, -I। फिनाइल का जो है वो इंड्यूस्ड इफेक्ट होता है, वैसे भी जो है वो रिलेटिव इफेक्ट होता है। कौन सा, I इफेक्ट जो है वो एक रिलेटिव इफेक्ट है ना। यहाँ पर जो है वो इस CH2CH जो ग्रुप है ना, इसका -I लग रहा है। यहाँ तो दोनों तरफ से +I है, यहाँ +I है भैया जी। यहाँ डबल बॉन्ड प्रॉपर्टीज है और यहाँ पर जो फिनाइल के साथ डबल बॉन्ड प्रॉपर्टीज और ज्यादा बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। तो SN2 के लिए रिएक्टिविटी देखोगे सबसे ज्यादा है फर्स्ट, फिर आएगा कौन सा, सेकंड। थर्ड और फोर्थ में से, अच्छा ये वाले तो दोनों जो है वो SN1 SN2 देंगे नहीं। क्यों? डबल बॉन्ड करेक्टर है भैया, तो ना तो SN1 देंगे ना SN2 देंगे। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, है ना। तो ना तो SN1 देते हैं ना ही SN2 देते हैं। अब यहां पर देखो इन दोनों में से ये वाला कम हिंडर्ड है तो चौथा हो जाएगा, फिर तीसरा। अब इन दोनों में से यहां डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है तो रेट और कम हो जाएगी, तो फिर पांचवा आएगा, फिर छठा आएगा। ये तो है भैया जी रेट किसके लिए, SN2 के लिए। अगर SN1 के लिए देखोगे, SN1, तो SN1 में हम क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन बनाते हैं। यहां कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा कौन सा, बेंजाइलिक। यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा एलाइलिक, और हमें पता है बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल होता है, तो पहला सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर आ जाएगा कौन सा, सेकंड। फिर देखो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा 2 डिग्री, यहाँ पर बनेगा 1 डिग्री, तो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, तो तीसरा, फिर आएगा चौथा। ये वाले दोनों तो SN1 देते ही नहीं है, और इन दोनों में से भी रेट चेक करें तो पांचवा आएगा, फिर कौन सा आएगा, छठा आएगा। अब एक चीज देखो कि जो एलाइलिक और बेंजाइलिक है ना, या यू कहो ये एलाइलिक ये बेंजाइलिक, एलाइलिक बेंजाइलिक जो होते हैं ना, हैलाइड, ये SN1 और SN2 दोनों के लिए ज्यादा रिएक्टिव होते हैं भैया। SN1 के लिए भी आप देखो इनकी रिएक्टिविटी बाकी सबसे ज्यादा है, SN2 के लिए भी इनकी रिएक्टिविटी बाकी सबसे क्या है, ज्यादा है। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव, है ना, मोर रिएक्टिव देन अदर कंपाउंड्स फॉर SN1 एज वेल एज SN2, ठीक है, ड्यू टू -I इफेक्ट एंड मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये जो है वो स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों के लिए जो है इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो हुई एक बात। फिर आप ये देखो जरा कि एक और पॉइंट हम यहां पर देख लेते हैं कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है।
और वही है जो SN1 में हमने पॉइंट लिखा था ना, ठीक वही रीजन है। सम कंपाउंड डज नॉट गिव्स SN2 रिएक्शन। देखो जरा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपाउंड्स डज नॉट गिव्स SN2 रिएक्शन। कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। उनमें सबसे पहला कंपाउंड है अपने पास ये लो जी, है ना, एरिल हैलाइड। फिर ये कंपाउंड है अपने पास वाइनिल हैलाइड। क्यों नहीं देते? ड्यू टू डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, तो यहां पर डबल बॉन्ड करेक्टर होते हैं और डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं, और बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो कहां से SN1 SN2 रिएक्शन हो जाएगी। ये दोनों के दोनों कंपाउंड ना ही SN1 देते हैं ना ही SN2 देते हैं। फिर इसके बाद में आप देखो कि कुछ और कंपाउंड है ना, जैसे कि ये वाला कंपाउंड, यहाँ पर जब आप देखोगे SN1 होगी तो एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बनेगा, या SN2 होगी तो यहाँ इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो भी एंटी एरोमेटिसिटी की तरफ लेके जाएगा, तो नहीं बनेगा, नहीं देगा SN2 रिएक्शन, है ना। जैसे ये ब्रिज हेड है, ये भी SN2 रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देगा। जैसे हमारे पास ये वाला कंपाउंड है भैया, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और 3 डिग्री वाला भी SN2 रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होती है, 3 डिग्री में क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्टेरिक इंड्रेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहां पर भी SN2 रिएक्शन नहीं होगी, है ना। तो ये है भैया अपने पास SN2 रिएक्शन के बारे में जितने भी चीजें हैं, हमने बेसिक सारी चीजें पढ़ ली है। अगली क्लास में वही बात, जैसे SN1 में हमने यहां तक पढ़ा था, रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा था, फिर आगे की क्लास में हमने एग्जाम्पल देखे थे, तो कल हम SN2 के एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और SN2 के एग्जाम्पल में पहले एल्काइल हैलाइड में SN2 देखेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शन SN2 से होती है, फिर हम एल्कोहल में SN2 देखेंगे, लास्ट में ईथर में हम SN2 रिएक्शन देखेंगे। और भाई SN2 में बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, SN1 के तो एग्जाम्पल फिर भी कम है, SN2 के एग्जाम्पल्स क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। भैया आप चैनल को शेयर करो, खूब शेयर करो, क्योंकि नीट के एग्जाम में अब ज़्यादा दिन नहीं है और शायद आपके शेयर करने की वजह से किसी का बेनिफिट हो जाए, है ना, और जो है वो किसी का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अपना एक ही मोटिव है भाई, केमिस्ट्री की वजह से किसी का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है ना। तो आप जो इसको चैनल को रिकमेंड करो और देखो ज़रा कि भाई मोटिव जो है ना वो यही है कि भाई अपन को जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना है। बाकी जो मैं इन सारे वीडियो लेक्चर्स को पेड भी कर सकता हूं, है ना, पैसा भी ले सकता हूं, लेकिन मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मैं जो है वो पैसा लेकर बाद में जो है ये वीडियो लेक्चर्स करूं। हालांकि जो वो आगे इन फ्यूचर प्लानिंग अलग है थोड़ी सी, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो आपको क्या करना है कि इसको चैनल को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच बनानी है, और जो है वो केमिस्ट्री की वजह से किसी का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। यही मेरा मोटिव है, लास्ट तक यही मोटिव रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।